नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम पहला चरण में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के दौरान उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें पर मतदान होना है उसके बारे में। तो आपको बता दें कि कुल अगर जो बात करें 19 अप्रैल को पहला चरण है। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण है और प्रथम चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। प्रथम चरण का मतदान होगा कल यानी कि 19 अप्रैल को। क्या स्थिति है इसके बारे में, इन सीटों पर किसका मुकाबला किससे है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे और मतदाताओं की संख्या कितनी है ये बताएंगे। तो सबसे पहले बिजनौर की ओर रुख करते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट, बिजनौर लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं तो बिजनौर में चंदन चौहान बीजेपी से हैं और सपा से दीपक सैनी। वहीं अगर जो बीएसपी की बात करें तो विजेंद्र सिंह चौधरी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। ये तीन यहाँ पर बीजेपी, सपा और बसपा। बीजेपी से चंदन चौहान, सपा से दीपक सैनी और बसपा से विजेंद्र सिंह यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मतदाताओं की संख्या को लेकर के तो कितने मतदाताओं की संख्या है, क्या स्थितियां हैं, हम आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या यहां पर 15 लाख के करीब बताई जा रही है और पुरुष 8 लाख कुछ और महिला जो हैं 7 लाख के करीब यहां पर इनकी संख्या है। कुल वोटर्स की संख्या हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी अगर जो हम जनादेश की बात करें तो जनादेश की बात करें 2019 की, कौन हारा कौन जीता ये भी हम आपको बता दें। माकुल नागर सपा से यहां पर विजयी रहे हैं। सपा राजा भातेंद्र सिंह बीजेपी से दूसरे स्थान पर रहे। कौन जीता है कौन हारा है हमने ये भी बताया 2019 के चुनाव में। अब अगर जो जातीय समीकरण पर नजर डालें, जातीय सांप्रदायिक समीकरण यानी कि, तो आपको बता दें कि हिंदू मतदाताओं की संख्या 55.18% है। हिंदू मतदाताओं की संख्या जो भगवा कलर में आपको दिख रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 44.04%, नीले कलर में जो दिख रहा है। अन्य की जो आपको बता दें 0.78% यहाँ पर संख्या है। विधानसभा की बात करें तो किस पे किसका कब्जा है ये भी हम आपको बता दें। विधानसभा सीटों की स्थिति ये आप देख सकते हैं। रालोदा, बीजेपी यानी कि बीजेपी 2 पर बीजेपी है, 1 पर सपा है और 2 पर रालोदा है, राष्ट्रीय लोकदल। ये आपको हमने दिखाया स्थिति बिजनौर की। अगर दूसरी सीट के बारे में हम बात करें, जल्दी नजर डाल लें, कैराना लोकसभा सीट की ओर हम अब रुख करेंगे। जहां मुकाबला है कैराना का ये आप देख सकते हैं। सपा से इकराना हसन चुनाव मैदान में है, बीजेपी से प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में है और बसपा से सूर्यपाल राणा चुनाव मैदान में है, आप देख सकते हैं। अब हम मतदाताओं की स्थिति के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। मतदाताओं की क्या स्थिति है ये आप देख रहे हैं कि किनके बीच मुकाबला है। मतदाताओं की स्थिति यहाँ पर, मतदाताओं की संख्या जो हम बता रहे हैं 17,18,317 कुल मतदाता, पुरुष मतदाता 9 लाख कुछ और महिला मतदाता 7 लाख
थर्ड जेंडर की अगर जो बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या 88 है। बात जनादेश की करें, जल्दी जल्दी हम बात कर ले। जनादेश की बात करें 2019 की, तो बीजेपी से प्रदीप चौधरी यहाँ पर विजयी हुए थे और हारी थी तबस्सुम हसन सपा से। बात करें जातीय समीकरण की, जल्दी जल्दी हम इस पर नजर डाल लें। जातीय समीकरण यहाँ पर जातीय समीकरण 6,25,000 मुस्लिम मतदाता, जाट मतदाता है यहाँ पर 2,50,000 और SC ST मतदाता यहाँ पर 2,46,000। विधानसभा की स्थिति के बारे में हम बताएं आपको। कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 5 और कैराना पर सपा, शामली विधानसभा में रालोदा और थाना भवन में राष्ट्रीय लोकदल, नुक्कड़ में बीजेपी और गंगोह में बीजेपी, यानी कि बीजेपी 2 पर, राष्ट्रीय लोकदल 2 पर और कैराना से सपा 1 पर। तो ये 2 सीटें हमारी हो गई। तीसरी सीट मुजफ्फरनगर, जल्दी से नजर डाल लेते हैं क्योंकि किनके बीच पहले मुकाबला है ये जान लीजिए। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान बीजेपी से कड़ा मुकाबला, हरेंद्र मलिक से सपा और बसपा दारा सिंह प्रजापति, तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी यहां पर उतारे हैं। बसपा से दारा सिंह प्रजापति, सपा से हरेंद्र मलिक और बीजेपी से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। अब हम रुख करेंगे लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर के मतदाताओं की संख्या। ये आप देख सकते हैं, मतदाता करीब 16 लाख मतदाता है, 8 लाख पुरुष मतदाता, 7 लाख के करीब जो है महिला मतदाता है। जातीय समीकरण की ओर नजर डालेंगे जल्दी से। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 5 लाख। जनादेश अगर जो बात करें तो ये जनादेश आप देख सकते हैं कि कौन जीता है 2019 में और कौन हारा है। अब जातीय समीकरण की बात करते हैं। ये जातीय समीकरण लगभग 5 लाख मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता 2 लाख, जाट मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख, कश्यप मतदाताओं की संख्या 1,30,000, सैनी मतदाताओं की संख्या 1,20,000, वैश्य मतदाताओं की संख्या 1,15,000, अन्य जाति वर्ग के लगभग 4,80,000 मतदाता हैं। आप देख सकते हैं ये मतदाताओं की संख्या। जातीय समीकरण हमने आपको बता दिया। विधानसभा की स्थिति, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा यहाँ पर बुढ़ाना पर बीजेपी का कब्जा है। आप कमल का फूल ये देख सकते हैं कि जो 5 विधानसभाएं, 5 पर बीजेपी का कब्जा है। भगवा कलर में रंगे हुए मुरादाबाद, तो चलिए हम मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशी हैं बीजेपी से सर्वेश सिंह, आप देख सकते हैं, सपा से रुचि वीरा और बसपा से इरफान सैफी। बसपा से इरफान सैफी, सपा से रुचि वीरा और बीजेपी से सर्वेश सिंह ये चुनाव मैदान में है। लोकसभा सीट मुरादाबाद, मतदाताओं की अगर जो संख्या बता दें, ये हमने आपको दिखा रहे हैं प्रत्याशियों जिनके बीच मुकाबला है। ये प्रत्याशी मतदाताओं की संख्या आप देख लीजिए। यहाँ पर कुल मतदाता 20,56,000, पुरुष मतदाता 10,92,000, महिला मतदाता 9,64,000 के करीब। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनादेश की तरफ रुख करते हैं। क्या है जनादेश 2019 का? जनादेश कौन जीता? ST हसन जीते थे सपा से और बीजेपी से सर्वेश कुमार हारे थे। सर्वेश कुमार पुनः इसमें चुनाव मैदान में है। सांप्रदायिक समीकरण अगर जो देख लें, सांप्रदायिक समीकरण, जातीय समीकरण या सांप्रदायिक समीकरण, हिंदू 52.14%, मुस्लिम 47.12% और अन्य 0.74%। चलिए अब ये चार विधानसभाओं की हमने बात कर ली है। ये विधानसभा सीटों की भी देख सकते हैं आप, विधानसभा सीट किस पर कौन है। मुरादाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं। मुरादाबाद नगर से बीजेपी
मुरादाबाद देहात से सपा, ठाकुरद्वार से सपा, कांट से सपा और बाड़ापुर से बीजेपी, यानी 3 पर सपा 2 पर बीजेपी। ये 4 जो ये लोकसभा की सीटें हैं, ये 4 लोकसभा की सीटें, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद से 4 लोकसभा की सीटों पर हम आएंगे। तो जो 4 लोकसभा की सीटें हमने बताई हैं, इनका ब्यौरा हमने आपको दिया है। ये सीटें हैं बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। तो सबसे पहले हम बिजनौर की तरफ रुख करेंगे। हमारे संवाददाता वसीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता वसीम खान जुड़े हुए हैं कैराना से। अनूप मिश्रा कैराना पर अपना फोकस करेंगे और साथ ही साथ अगर जो बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर की भी अगर जो बात करें तो यहां पर अनूप मिश्रा जी ही रहेंगे। और मुरादाबाद पर मोहम्मद सुहेल हसन ये हमारे साथ बातचीत करेंगे इन लोकसभा सीटों पर। अब हम शुरुआत करेंगे बिजनौर से। बिजनौर से हमारे साथ संवाददाता वसीम खान। बिजनौर से चंदन चौहान, दीपक सैनी, बृजेंद्र सिंह चौधरी पर मुकाबला है। धुआंधार प्रचार के बाद अब प्रशासन जो है चुनाव कराने की पूर्णतः तैयारी कर चुका होगा। क्या स्थितियां हैं प्रशासन की वहां पर बिजनौर में, वसीम? प्रशासन अपने तौर पर बहुत मुस्तैद है और बहुत शांतिपूर्वक मतदाताओं को मतगणना तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था है। पुलिस फोर्स लगी हुई है और अपनी तरफ से प्रशासन बहुत मुस्तैद है। रही बात भारतीयों की, तो बीजेपी से जी यहाँ से जो है सपा, बसपा और बीजेपी में टक्कर है, क्योंकि सपा पे भी मुसलमानों पे अपने नजरें गड़ाए हुए हैं और बसपा भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अब देखना यह है, क्योंकि मुसलमानों के वोट प्रतिशत बहुत कम होना है, लोगों के वोट पर्चे नहीं पहुंच पाई है, जिसका पूरा फायदा को पहुंच। जी, मुस्लिम ठीक है, हम इस पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों की जो संख्याएं हैं, अगर जो आप बता पाएं तो मतदान केंद्र की संख्याएं बता दें कि कितने मतदान केंद्र हैं और अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन बहुत तरह से अच्छी तरह से मुस्तैद है, हर तरह से अपनी नजरें लगाए हुए हैं, कैमरों की देख रेख में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं मतदान केंद्रों पर, जहां पर अति संवेदनशील है, एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई होगी। चलिए एक चीज और बता दीजिए कि जैसे कि अभी आपने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की आपने बात की, जिस पर सपा और दोनों की नजर गड़ी हुई थी, उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा था। 44.04% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता 44.04% हैं। हमें आप ये बताइए कि अगर जो ये एक मुफ्त वोट अगर पड़ा सपा या बसपा में, तो क्या राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं और क्या ये मुस्लिम वोट एक मुफ्त पड़ सकते हैं? इसकी संभावना है? इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि सपा ने जो है कैंडिडेट उतारा यहाँ पे जो है दीपक सैनी, उनके 1,20,000 वोट है, वो अपने उस पर खड़े हुए हैं और उधर ही बीएसपी के जो है खड़े हुए हैं, उनके जो है कोई अपने वोट है, मगर उनका वोट नहीं कटता, मुसलमान का वोट चारों तरफ को फट जाता है। इस वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। यानी कि मुस्लिम वोट कट रहे हैं, बृजेंद्र सिंह चौधरी और दीपक सैनी के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए यहां पर बीजेपी से चंदन चौहान निकल सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। तो बीजेपी जी यहां पर राम मंदिर फैक्टर या फिर अन्य क्या क्या खास मुद्दे हैं जिस पर ज्यादा जनता आकर्षित है? जनता सिर्फ और सिर्फ जो अपनी योजनाएं हैं
उसकी वजह से आकर्षित है। चलिए, आप तक हमारी माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर वे में, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। अब रुख करेंगे हम कैराना की ओर, जिस पर हमारे लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं और इनसे जानकारी चाहेंगे कैराना सीट की। इकरा हसन, प्रदीप चौधरी, श्रीपाल राणा, ये तीनों चुनाव मैदान में हैं। इनके बारे में तो हम बाद में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सीट पर प्रशासन ने कुछ खास क्या तैयारियां कर रखी हैं? जी देवेंद्र जी, देखिए कैराना उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी थी, क्योंकि आपने सुना होगा कि कैराना में पहले भी जो है पलायन के नाम से कैराना काफी चर्चा में आया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता हुकुम सिंह की क्षेत्र रहा है। हुकुम सिंह भारतीय जनता पार्टी के काफी चर्चित और बड़े नेता माने जाते थे। बताते हैं कि कैराना का जो पुराना नाम है वो कर्णपुरी था, तो धीरे धीरे नाम बदलते बदलते कैराना हो गया। वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता जो इकरा हसन वहां पे जो लोकसभा प्रत्याशी है, के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदीप कुमार और समाजवादी पार्टी के निरासन और बसपा से श्रीपाल राणा है। इन तीनों का ये कह सकते हैं समीकरण कैराना का इस तरीके का है कि कैराना में हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस वहां पर कभी अपनी सीट दर्ज नहीं जीत कर पाई है। करीब 40 साल हो गए कांग्रेस के वहां कोई सीट नहीं जीती है। 2019 के चुनाव में प्रदीप कुमार ने बाजी मारी थी, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी को हराया था। इस बार की गणित क्या होगी ये तो 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। 19 चुनाव है। वर्तमान की स्थिति हम आपको बता दें कि जो कैराना है वो एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। कैराना में अक्सर करके विवाद रहे हैं, दंगे भी हुए हैं, इसको लेकर के प्रशासन की साफ नजर है। काफी जो है वहां के जो उनको संवेदनशील किया गया है, पुलिस की काफी नजर है। तो वहां पे जो है सीआरपीएफ है, केंद्र की अतिरिक्त फोर्स की होती गई ताकि किसी प्रकार की घटना न हो। अब आपको हम बताते हैं कैराना में जो पिछली बार 2019 के चुनाव की मैं बात करूं तो प्रदीप कुमार को 5,66,961 वोट मिले और वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 4,74,000 वोट मिले। तो ये कह सकते हैं कि 92,160 वोट, करीब 8.2% से जो है प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की थी। इस बार की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे श्रीपाल राणा जो है कहीं न कहीं इसका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम कैंडिडेट है और 2 वहां पे हिंदू कैंडिडेट है। इसका जो है नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, आप अभी अगर कुछ समय पहले की बात करते हैं, आप क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव जो होना है उसकी उसका जो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, कल वहां पे चुनाव होना है। वहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता लगातार पश्चिमी यूपी में बने हुए थे और लगातार उनकी कई रैलियां रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कई रैलियां की, सहारनपुर कैराना में करीब 2-3 रैलियां की। तो ये हिसाब से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है, क्योंकि 2018 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वहां पर प्रदेश सांसद बने। अब क्योंकि 2024 का चुनाव है, 2024 से इकरा हसन जो वहां पर लोकसभा प्रत्याशी है वो भी काफी मजबूत मानी जाती है। तो उसका जो परिवार है राजनीतिक परिवार रहा है और उससे उसकी जो दावेदारी ठीक ठाक है। उनके भाई भी जो विधायक है क्योंकि तो जेल में है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कैराना है तो अपने आप से संवेदनशील है, पश्चिमी यूपी का एक कह सकते हैं हॉटस्पॉट माना जाता है। वैसे पश्चिमी यूपी में आपको बता दे देवेंद्र जी, जैसे कैराना हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, नगीना हो गया, मुरादाबाद हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, सभी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आते हैं, लेकिन वहाँ पे जाट संख्या भी बहुत ठीक ठाक है, हिंदू वोटर भी ठीक ठाक है। हिंदू में आपको बता दें ओबीसी और दलित काफी संख्या में वोट है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी श्रीपाल राणा है, श्रीपाल राणा से कहीं न कहीं चुनावी एक फाइट मिल रही है और इकरा हसन को इसका फायदा भी मिल सकता है। ये जो गणित है ये कैराना लोकसभा क्षेत्र की है। जी
ये कैराना लोकसभा का गणित तो आपने बता दिया, साथ ही लगे हाथ अब मुजफ्फरनगर की भी गणित की चर्चा कर ली जाए। मुजफ्फरनगर का गणित क्या कहलाता है, क्योंकि यहां पर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, हरेंद्र मलिक और दारा सिंह प्रजापति, यानी बीजेपी से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, सपा से हरेंद्र मलिक और बसपा से दारा सिंह प्रजापति चुनाव मैदान में है। जी देखिए, अगर जो हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर वो सीट है जो कह सकते हैं कि एक पश्चिम हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट में भी जो है आपको बता दें कि संजीव बलियान, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी संजीव बलियान है, संजीव बलियान वो नाम एक जाट में बड़ी टक्कर मानी जाती है। कहीं न कहीं वो टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बलियान को ही मैदान में हमेशा रखा और कह सकते हैं उनका एक कद बढ़ा। इस बार जो है वहां पर जो मुजफ्फरनगर से वो पे हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से जो है वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक कांटे की टक्कर है। दारा सिंह प्रजापति की बात की जाए, बसपा से है, बसपा भी वहां पे ठीक ठाक फाइट देंगे। मैंने पहले भी बताया कि वहां पर दलित वोट बैंक काफी संख्या में माना जाता है, लेकिन जाट वोट बैंक आपको बता दें कि जाट वोट बैंक काफी निर्णायक भूमिका में है। और आपको ये भी बता दें कि जो आरएनडी के नेता जयंत चौधरी लगातार उस सीट पर उन्होंने चुनावी अभियान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शासन मुख्यमंत्री ने उसको काफी तय लिया कि आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रचार की बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर आरएनडी के जो जयंत चौधरी ने भी कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं कि हमें उन्होंने भी एक बयान दिया था कि आप हमको देखिए और हमें वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संयुक्त पार्टी और इस बार समाजवादी पार्टी के लिए ये भी नुकसानदायक है क्योंकि आरएनडी उनके साथ, तो आरएनडी उनके साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो उसको साथ मिला हुआ है क्योंकि जाट वोट बैंक हालांकि उनके साथ सपोर्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है। लेकिन ये गहराई बताए ये भी आवाज उठती है कि दारा सिंह प्रजापति कोई जो है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति कहीं न कहीं काफी आकर्षित चेहरा वहां से माने जाते हैं। लेकिन अभी तक जो परिस्थिति आ रही है मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का पड़ना भारी मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आप देवेश जी आपको थोड़ा सा पहले ले चलते हैं 2017 के पहले 2017 के पहले जब भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां पे एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे में आजम खान की भूमिका आई थी। आजम खान ने जिस तरीके से वहां पे दबाव बनाकर पोलराइजेशन की कोशिश की थी, जिसके कारण दंगा इतना भयंकर हो गया था और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2017 में देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से जाट और मुस्लिमों की लड़ाई हुई थी, काफी हत्याएं हुई, काफी खून खराबा हुआ था और उस परिस्थिति को दोबारा कोई वापस नहीं लाने देना चाह रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका भी फायदा मिलेगा। 2023 आपको बताते 2022 में 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसकी अगुवाई रही और कल जिस तरीके से रामलला का सूर्याभिषेक हुआ है उसका भी काफी अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। साथ साथ में जो दंगे उसको इस तरीके से जो है भाषणों में बताया गया है, क्योंकि इन सब तो बातों को लेकर के हम एक बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी वर्तमान में मजबूत बनी हुई है। जी, अब यहाँ पर स्थिति मजबूत बनी हुई है तो हम रुख करेंगे अब मुरादाबाद की ओर। मुरादाबाद जो लोकसभा सीट है, यहाँ से मोहम्मद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद हुसैन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की पहले तो आप बताइए कि वहाँ पर तैयारियां क्या हैं। जैसे कि कल को प्रथम चरण का प्रदेश में मतदान होना है, इसलिए लेकर मुरादाबाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। वहीं सुबह से पोलिंग पार्टियों का अपने गंतव्य स्थान पर भेज दिया गया है। वहीं मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा काफी फोर्स लगाई गई है और मतदान केंद्र जैसे कि कुछ 206 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, उनको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। जी, संवेदनशील हैं और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, अच्छी बात है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो मुरादाबाद की बात करें तो बीजेपी से सर्वेश सिंह, सपा से रुचि वीरा, बसपा से इरफान सैफी यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। और अगर जो देखा जाए तो हिंदू के बाद मुस्लिम का ही नंबर आता है, करीब 47.12% मुस्लिम आबादी है और 52.14% यहाँ पर यहाँ हिंदू आबादी है। कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो सपा पिछली बार यहाँ पर विजेता रही है। ऐसे में और एसटी हसन यहाँ पर जीते थे, यानी कि मुस्लिम मतदाता शायद यहाँ पर एकजुट रहता है, शायद इसीलिए हिंदू मतदाताओं जो है
यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, इसलिए ये सीट यहाँ गई हुई है। लेकिन इस बार की क्या स्थिति है? इस बार तो राम मंदिर का मुद्दा होगा और भी तमाम स्थानीय मुद्दे होंगे। ये मुद्दे क्या कहलाते हैं और किधर 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 लेकर के जा रहे हैं मतदाताओं को? ये अगर मुरादाबाद के समीकरण की बात करें तो मुरादाबाद व या रामपुर अमरोहा देखा जाए तो सपा का गढ़ कहलाता है, मुस्लिम बहुल भी स्थित रहेंगे। लेकिन इस बार तो सांसद एसके हसन भी इस चुनाव से अपनी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका टिकट काटने पर टिकट रुचि वीरा को दिया गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों में भी उनकी नाराजगी जाहिर हुई, जिससे समाजवादी को वोट कम प्रतिशत पड़ेगा। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह भी अपने प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बात की जाए इरफान सैफी की तो वो भी अपनी इस प्रचार में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। चलिए, प्रचार में पीछे नजर आ रहे हैं तो कुल मिलाकर के किसे फायदा मिल सकता है, किसे नुकसान, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब रुख करेंगे हम पीलीभीत सीट की ओर और हम चाहेंगे कि पीलीभीत के बारे में हम अपने पहले दर्शकों को बताएं, उसके बाद से हम मुकेश गुप्ता जी के पास चलेंगे, हमारे जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पीलीभीत लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितिन प्रसाद बीजेपी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं और सपा से भगवत सरन यहाँ पर चुनाव मैदान में है, वहीं बसपा से अनीस अहमद खां चुनाव मैदान में हैं। तो जितिन प्रसाद यहाँ पर बीजेपी से हैं और आपको याद होगा कि इससे पहले वरुण गांधी यहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं, मेनका गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो पिछले बार सांसद यहाँ पर जो वरुण गांधी थे, लेकिन इनका टिकट कटा और जितिन प्रसाद को बीजेपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा से भगवत सरन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और बसपा से अनीस अहमद खां चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुकाबला है। अब पीलीभीत लोकसभा सीट में मतदाताओं की स्थिति के बारे में भी हम आपको बता दें। मतदाताओं की क्या स्थिति है? कुल मतदाताओं की संख्या 18,31,699 आप देख सकते हैं। पुरुष मतदाता 9,78,577 और महिला मतदाताओं की संख्या 8,53,000। थर्ड जेंडर 40। अब देख सकते हैं ये जो कॉलम चार्ट है इसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब आप जनादेश के बारे में आपको बता दें, कौन जीता कौन हारा 2019 में। तो वरुण गांधी यहाँ से जीते थे, सपा से हेमराज वर्मा हारे थे, यानी वरुण गांधी यहाँ पर विजयी रहे थे, सपा दूसरे नंबर पर थी। जातीय समीकरण पर भी नजर डाल लीजिए, मुस्लिम करीब 5 लाख, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम करीब 5 लाख हैं जातीय समीकरण में। और किसान भी एक जाति हो गई है, तो किसानों की संख्या यहाँ पर अगर जो देखा जा सकता है तो 4 लाख के करीब और कुर्मी करीब 2 लाख के करीब माना जाता है। हम आना चाहेंगे अब मुकेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे तो चलिए, अब जैसे ही वो हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता जुड़ते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हम रामपुर की तरफ भी रुख कर लें। रामपुर लोकसभा सीट के बारे में भी आपको बता दें। रामपुर लोकसभा सीट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं कि बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सपा से महिबुल्लाह नदवी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से जीशान खान यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर रामपुर सीट की बात करें मतदाताओं की स्थिति के बारे में, तो मतदाताओं की क्या स्थिति है इस पर भी नजर डाल लीजिए। कुल कितने मतदाता हैं हम आपको बता दें। मतदाताओं की स्थिति 17 लाख, कुल मतदाता 17,25,000 के करीब हैं। पुरुष मतदाता 9,13,000 के करीब हैं। महिला मतदाता 8,14,000 के करीब और अन्य मतदाता 154। बात अगर जो करें जनादेश की, ये मतदाताओं की संख्या पहले देख लीजिए पूरा फुल स्क्रीन, उसके बाद हम बात करेंगे जनादेश की। तो सपा से आजम खान यहाँ पर जीते थे 2019 में और बीजेपी से जयाप्रदा यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। जातीय समीकरण की बात कर लें तो जातीय समीकरण के बारे में हम बात करें तो लोधी यहाँ पर 2.5 लाख के करीब हैं, कुर्मी 40,000 और दलित 60,000 और सैनिक करीब 70,000 के करीब यहाँ पर हैं मतदाता। जातीय समीकरण पर भी हमने नजर डाला।
सांप्रदायिक समीकरण यानी कि हिंदू मुस्लिम का गणित भी देख लेते हैं। 51% हिंदू, मुस्लिम 46% और अन्य 3%। तो चलिए, अनूप मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं रामपुर से। रामपुर की स्थिति के बारे में जिक्र होगा। रामपुर की स्थिति बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी, सपा से महिबुल्लाह नदवी और बसपा से जीशान खान चुनाव मैदान में। जी देखिए, आपको बताते कि राम एक ऐसी सीट है जो लगभग करके आपको बता दें केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। रामपुर के जो वहाँ के दिग्गज नेता है वो रामपुर में आजम खान आते हैं। आजम खान का काफी रसूख रहा है, कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। पहले वहाँ के नवाबों का वहाँ पे जो है वर्चस्व रहा करता था, उनके वर्चस्व को खत्म करके सपा से आजम खान ने वहाँ पे बाजी मारी। लगातार उनका परिवार विधायक सांसद रहा, लेकिन अभी जब हाल में ही वो जेल गए, वो अवघोषित किए गए, वो चुनाव लड़ने में जो है उनको चुनाव आयोग ने जो है कैंसिल कर दिया। तो उस स्थिति में वहां पर अन्य जो चुनाव लड़े उनकी स्थिति बहुत अच्छी रह रही है। इस बार की स्थिति बताई जाती है तो घनश्याम लोधी जो वहां पे है, घनश्याम लोधी क्योंकि आज के समय में वहां पर एक बड़ा नाम हो चुके। घनश्याम लोधी ने पिछली बार आजम खान को हराया था और इस बार भी उम्मीद ये जताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज रामपुर में जो प्रत्याशी उतारा गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा उसको बाहरी बनाया जाता है। जो मौलाना है वो जो संसद है वहाँ की जो मस्जिद वहाँ के मौलाना बताए जाते हैं और कहते हैं कि वो बाहरी, वहाँ की जो पब्लिक की बात की जाए तो जनता कहती है कि बाहरी है, बाहरी को हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर जो बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के घनश्याम लोधी है वहाँ के स्थानीय निवासी है। तो इस तरीके से बात की जाए तो रामपुर में इस भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा को एक फायदा देना, इस हिसाब से फायदा मिल गया। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है मौलाना को, वो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जी, तो कुल मिलाकर के अगर जो स्थानीय लोग, ये घनश्याम सिंह लोधी स्थानीय हैं और इसलिए ये आगे जा रहे हैं, अन्य मुद्दे क्या क्या हैं? क्या उस पर इनका स्थानीय होना यानी कि उसी लोकसभा का होना भारी पड़ जाएगा? अन्य जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, जो लगातार विपक्ष उठाती रह रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए बाहरी बनाम क्षेत्रीय का तो फर्क पड़ता है। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू के भी कुछ आपको बताते घनश्याम लोधी क्षेत्रीय है तो वहां पर कहीं न कहीं मुस्लिमों में भी उनकी पैठ होगी। और रामपुर की एक बात की जाए तो रामपुर में जो आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जमीन के मुकदमे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई है जिसमें वहां के मुस्लिम की सबसे ज्यादा जमीनी गई है और कहा जा सकता है उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है मुकदमे मुस्लिमों की तरफ से कराए गए हैं। तो इस तरीके से मुस्लिम भी वहां पे प्रताड़ित रहा है, क्योंकि आजम खान के बारे में कहा जाता था कि आजम खान बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, बहुत जल्दी कुछ कह देते। इस तरीके से कह सकते हैं उनका जो स्वभाव था वो बहुत तेज कर रहा था, उससे लोग उसे मिलने में, बात करने में डरते थे। वहीं अगर जो जब से वो जेल गए हैं तो वहां पर समीकरण भी बदल गए हैं। आज की डेट में आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राशन, विकास, शौचालय या उज्ज्वला योजना या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, उससे जिस तरीके से काम किया है, किसानों की बात की जाए, किसान सम्मान निधि हो गई और किसानों को जो राशन मिला, ये तो छोटे छोटे जो समीकरण हैं ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मुस्लिम में जो गरीबी ज्यादा है और वहाँ जो परिवार में जिन लोगों को राशन मिल रहा है तो भी कहीं न कहीं इस बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे। और दूसरा जो रामपुर में आजम खान से जो प्रताड़ित थे, कह सकते हैं उनके परिवार का जो कुनबा था, कह सकते हैं उनके जो समर्थक थे, उनका आतंक इतना ज्यादा हो चुका था कि वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है, मुस्लिम्स भी जो है उनसे प्रताड़ित थे। तो उसका भी कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। प्लस बाहरी का जो फायदा है उसको तो मिल ही रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आजम खान का किला ध्वस्त हो चुका है, वहां पर एक नई किरण हो चुकी है। जरूरी क्या ये जरूरी है कि जो मुस्लिम नाराज हैं आजम खान से वो सीधे सीधे बीजेपी में जाएं? ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस भी वहां से चुनाव लड़ रही है, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, तो बसपा की तरफ भी उनका रुख हो सकता है। जी
बिल्कुल ये कह सकते हैं। देखिए, मुस्लिम्स की बात की जाए तो हम आपको एक ही बता देंगे कि मुस्लिम्स के बारे में जो पहले एक परसेप्शन था कि वो जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा मुस्लिम इस तरफ जाएगा, लेकिन इधर आपको बता दें 2019 के बाद 2022 के चुनाव के बाद परसेप्शन में थोड़ा सा बदलाव आया है। जो ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात की, अभी मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, मैंने काफी फिल्मों से बात की है, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी के युग में हमें राशन मिल रहा है, हमें शौचालय मिल रहा है, हमें आवास मिल रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो जब ये इस तरीके की स्थिति हो गई, आपको सबसे बड़ी बात बता दें, ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो ट्रिपल तलाक से आजादी मिले हैं, उसका भी कहीं ना कहीं झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिल रहा है, क्योंकि अगर जो ऐसा ना होता तो देवबंद जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। ये आप कह सकते हैं कि बसपा की तरफ भी मुड़ सकता है, लेकिन ये फायदा जो है आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जो क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बात करने से पता चला है कि वहां पर की स्थिति है कि जो मुस्लिम भी है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ में जा सकता है। वो 10% हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, लेकिन कुछ संख्या मुसलमानों भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। या हो सकता है चुनाव आते वक्त कुछ परिस्थिति ऐसे बदल जाए कि वो समाजवादी पार्टी या गठबंधन की तरफ मुड़ जाए, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है वहां पे घनश्याम जी मजबूत दिख रहे हैं। प्रशासन कहीं न कहीं लगातार लगा हुआ है, वहां पर चुनाव की तैयारी की जा रही है, लगातार जो है शासन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, उसकी मजबूती की जा रही है। साथ साथ में जो चुनाव प्रचार है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार घर घर हो रहा है, तो प्रत्येक बूथ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बता दें, रत्नापुर में भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने लगातार वहां पर रैलियां की, लगातार जनसंपर्क किया है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। जी, तो अभी रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब तो ये मतदाताओं के मन की बात है कि वहाँ पर किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा। अब हम अगली सीट की बात करेंगे और चाहेंगे कि ग्राफिक्स के माध्यम से इन्हें दर्शकों को दिखाया जाए नगीना की। नगीना लोकसभा सीट, जिस पर ओम कुमार बीजेपी से हैं, सपा से हैं मनोज कुमार और भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद रावण। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट ये कहा जा सकता है। बसपा से सुरेंद्र पाल यहाँ पर चुनाव मैदान। तो आप देख सकते हैं कि आप प्रत्याशियों को देखें, इनकी तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी से ओम कुमार, सपा से मनोज कुमार, भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद रावण और बसपा से सुरेंद्र पाल चुनाव मैदान में हैं। इनके बीच मुकाबला है। कल यहाँ पर मतदान होगा। अब मतदाताओं की संख्या भी हम बता दें अपने दर्शकों को कि यहाँ पर कितने मतदाता इन प्रत्याशियों को वोट करेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 14,93,000 है। पुरुष 7,95,000 और महिलाओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या 6,97,000 के करीब है। अगर जनादेश की तरफ भी रुख कर लें, जनादेश की अगर जो बात कर लें, तो यहाँ पर बीजेपी से डॉक्टर यशवंत सिंह 2019 में जीते थे और बसपा से गिरीश चंद्र यहाँ से हारे थे। जातीय समीकरण की बात कर लें तो एससी मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 21%, मुस्लिम वोटरों की संख्या 50% और अन्य मतदाता 29%, यानी मुस्लिम वोटर यहाँ पर ज्यादा है। बात विधानसभा की स्थिति की कर लें, 5 विधानसभा सीट, जातीय समीकरण आपको हमने दिखाया। अब विधानसभा की स्थिति, विधानसभा सीटों की संख्या 5 यहाँ इस लोकसभा में। नजीमाबाद से सपा, नगीना में सपा, धामपुर में बीजेपी, नहटौर सुरक्षित सीट से बीजेपी, नूपुर से सपा, यानी 2 सीटों पर बीजेपी और 3 पर सपा अपना कब्जा जमाए हुए है। अब आएंगे अपने संवाददाता अनूप मिश्रा के पास और जानेंगे इस सीट के बारे में, क्या है इनके समीकरण। यहाँ पर 4 जो हैं महत्वपूर्ण, बीजेपी से ओम कुमार, सपा से मनोज कुमार, भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद रावण और बसपा से सुरेंद्र पाल। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के चुनाव लड़ने से नगीना सीट में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए देवेंद्र जी, चंद्रशेखर रावण की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण का अभी भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमेशा वो कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं।
तो क्योंकि उनका कोई एक स्टैंड नहीं है, तो अगर चंद्रशेखर रावण की बात की जाए तो नगीना में कह सकते हैं चंद्रशेखर रावण का कोई महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि रोल नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में है। अगर जो ओम प्रकाश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, लेकिन क्योंकि बसपा यहाँ पे सुरेंद्र पाल को पड़ी हुई है, बसपा यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है। लगातार आपने देखा होगा कि हमेशा जो है चंद्रशेखर रावण ये कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव मेरे समाज बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कई प्रयास किए जो इंडी गठबंधन में वो कहीं ना कहीं शामिल हो जाए और नगीना से उनको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन साफ साफ इंडी गठबंधन उनको किनारे कर दिया और वहां पे उनको न तो टिकट दिया न तो उनको कहीं भी शामिल किया। कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति जो है नगीना से जो चंद्रशेखर रावण की रही है, वहां की जो लड़ाई है वो जरूर कह सकते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी एक तीसरी पोजीशन पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर लड़ाई देखी जाए के सुरेंद्र पाल और समाजवादी पार्टी के जो मनोज कुमार जो पुत्र है उनके बीच लड़ाई देखी जा रही है। यहाँ पर चंद्रशेखर रावण का कोई ऐसा रोल नहीं, क्योंकि नगीना कह सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन दलित यहाँ ठीक ठाक माना जाता है और ये अपने आप में एक जो है बड़ी लड़ाई जो फायदा जो मिल सकता है वो बहुजन समाज पार्टी को मिलता दिख रहा है। वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है मनोज कुमार, उनकी भी काफी अच्छी छवि मानी जाती है, पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से आते हैं, पूर्व जज रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बात करते हैं कि रावण का कोई ऐसा जनाधार नहीं मिल रहा है, क्योंकि बसपा भी दलित बैंक से वहां पे मजबूत आ रही है। अब वहां पे जो है जब बसपा वहां पे मजबूत है तो चंद्रशेखर रावण को कुछ यूथ में जरूर कह सकते हैं कि कुछ यूथ में उनको सहयोग सपोर्ट मिल सकता है, उनको वोट परसेंटेज 1-2% कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन अभी वहां पर बसपा मजबूत है। क्या आपको लगता है कि बसपा के वोट बैंक में ही भीम आर्मी से लगाएगी? देखिए, बसपा का कुछ वोट बैंक कैडर वोट बैंक है, उसमें तो भीम आर्मी उसमें कोई भी जो है अपनी नहीं लगा सकती है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बसपा में यूथ जो है जो इस बार कुछ खटक गया है वो चंद्रशेखर रावण, क्योंकि वहां पर जो है बिजनौर से वो आते हैं, चंद्रशेखर रावण उसमें अपनी पैठ बना सकते हैं। कुछ जगहों पर उनका जो है स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, कभी तो वो मुस्लिम की बात करते हैं, कभी वो दलित की बात करते हैं, लेकिन अगर एक तरफ से बात की जाए तो समाज सवर्ण से वो काफी जो है दूरी बना रखी है। तो कहते हैं कि बसपा भी, आपको बता दें देवेंद्र जी, बसपा भी जब चुनाव में आई है पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। इसके बाद उन्होंने बीच में उनका रवैया बदला, उन्होंने जो दलित के नारे लगाए, लेकिन इसके बाद वो जो है कह सकते हैं राजनीतिक हाशिए पे आ गई। जब पुनः उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, इसके बाद वो जो है सत्ता में आई और वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। तो ये कह सकते हैं किसी एक जाति विशेष को लेकर के यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं तो वहां पे आपको फायदा मिल सकता है। बसपा इसी फार्मूले पे चल रही है और बसपा को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बसपा इस मामले में काफी आगे नजर आ रही है। और वही नगीना की बात की जाए तो नगीना से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और रालोद के साथ है, तो ये भी जो है फायदा भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ मिलता दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई त्रिकोणी मानी जा सकती है देवेंद्र जी, भाजपा, सपा और बसपा, त्रिकोणी लड़ाई जो है नगीना दिख रही है और इस बार उम्मीद है तो ये समय बताएगा क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस वक्त समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है बसपा और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा। जी, सपा का पलड़ा भारी यहाँ पर लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का। लेकिन एक सीट और रह गई है जिसकी हम चर्चा करेंगे स्वयं, सहारनपुर सीट। यहाँ पर जो चुनाव में मुकाबला है, कल यहाँ मतदान होगा। राघव लखनपाल बीजेपी से और सपा प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, इनके बीच मुकाबला है और कल मतदान होगा। आप देख सकते हैं आप इस ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल भगवा कलर में और वर्सेस हैं साइकिल पर सवार सपा प्रत्याशी इमरान मसूद। इमरान मसूद वही हैं जिनकी अभी थोड़ी दिन पहले ही बयानों को लेकर चर्चा हुई थी। अब मतदाताओं की यहां पर बात कर लें। मतदाता
क्या कह रहे हैं, कितने मतदाता हैं यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन का गणित क्या कह रहा है। कुल मतदाताओं की संख्या 18,51,447, पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,78,000, महिला मतदाताओं की संख्या 8,73,000, थर्ड जेंडर वोटर 85। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से। जनादेश की तरफ रुख करें, 2019 का जनादेश क्या रहा था। यहाँ बसपा जीती थी 2019 में। हाजी फजलुर रहमान यहाँ पर जीते थे। हाजी को 5,14,139 वोट मिले थे। बीजेपी के राघव लखनपाल को हराया था। राघव लखनपाल इस बार भी प्रत्याशी हैं। अब विधानसभा की बात कर लें कि इस लोकसभा में जो 7 विधानसभाएं आती हैं, इन पर किस पर किनका कब्जा था आप देख सकते हैं। सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद और रामपुर मनिहारन, कुल मिलाकर 3 पर बीजेपी, 2 पर सपा का कब्जा। बीहट और सहारनपुर पर सपा का कब्जा है, यानी कि कुल अगर जो सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या 5, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनिहारन और बेहट। इसमें बेहट और सहारनपुर पर सपा का कब्जा और बाकी 3 पर बीजेपी का। तो कुल मिलाकर के ये हमने आपको बताया कि सहारनपुर सीट का ये इतिहास क्या है, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है। पारस पवार चलते चलते हमारे साथ पारस पवार जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। पारस पवार, पहले तो आप ये बताइए कि सहारनपुर की इस समय स्थिति, प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं? जी देवेंद्र जी, 2708 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 746 अति संवेदनशील बूथ हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, 22 जोन पूरे जनपद में बनाए गए हैं। 216 सेक्टरों में पूरे जनपद को बांटा गया है। 17,000 पुलिस कर्मचारी बूथ पर लगाए गए सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और मैं आपको बता दूं देवेंद्र जी, सहारनपुर की बात करता हूं तो पिछली बार ये सीट राघव लखनपाल ही हारे थे और दोबारा फिर उसी प्रत्याशी को बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर के देवबंद में मायावती की जो रैली थी, मायावती ने साफ साफ इशारा कर दिया था कि अगर बसपा यहाँ थोड़ी कमजोर स्थिति में है तो किसी भी तरह से सपा और कांग्रेस को वोट मत देना, चाहे भाजपा को वोट कर देना। और देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात वही यहाँ है कि यहाँ से सिर्फ चुनाव गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी के राघव लखनपाल के बीच रह गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जाए कि दलित जो वोट है कहीं न कहीं वो अपना निर्णय गठबंधन प्रत्याशी की तरफ विजन ले रहा है। तो साथ ही वहीं राघव लखनपाल के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में करता हुआ नजर आएगा। जी, बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर वोट होंगे। मुद्दे क्या यहाँ पर कुछ हावी हैं इस सीट पर? जी देखिए, मैं बता दूं आपको देवेंद्र जी कि सहारनपुर वो शहर है जो चर्चा में रहा, दंगों को लेकर रहा। और गुजरात की अगर बात करो तो जो अहम भूमिका अब जो जीरो टॉलरेंस नीति भाजपा की है, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो विकास के मुद्दे हैं, जीरो क्राइम टॉलरेंस नीति है, बीजेपी की जो घर घर नीति है कि किसी भी तरह का क्राइम अब सहारनपुर में नहीं है, कोई दंगा सहारनपुर में अब नहीं हुआ है। तो ये वही मुद्दे होंगे जो बीजेपी के सामने और विपक्ष के सामने बिल्कुल उनके लिए अहम मुद्दे होंगे। उनकी जीत में कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी बनकर नजर आएंगे। जी, मुस्लिम मतदाताओं की भी एक संख्या है यहाँ पर, और मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या होता है? जी मैं बता दूं देवेंद्र कुशवाहा जी, जो सहारनपुर नगरी है वुड वर्किंग है, लकड़ी के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। जो मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि भाजपा सरकार ने कहा कि उनके लिए हम अलग से उन्हें एक फंड भी दिया हुआ है, उनके लिए एक सोसाइटी तैयार की गई है कि जो मुस्लिम जो कारीगर हैं, वुड वर्किंग है, उनके लिए अच्छे रोजगार उन्हें दिए भी हैं और आगे देने का भी भरोसा दिया है। तो मुस्लिम जो मतदाताओं का जो रुझान है, जो पढ़े लिखे मतदाता है, उनका कहीं ना कहीं 30 से 40% वोट सीधा सीधा भाजपा को जाएगा। सीधा सीधा वोट भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कुल नजर बनाए रखिएगा और ये देखिएगा कि वास्तव में हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। कल मतदान है और मतदान स्थलों का जायजा भी आपको लेना होगा, तो नज़र बनाए रखिएगा किन मतदान स्थलों पर क्या स्थिति है।
और कल हम लगातार ये खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पारस पवार तमाम जानकारी के लिए, और सभी संवाददाताओं का जो हमसे जुड़े और उस सीट का गणित पेश किया। तो पहला चरण यानी कि पहले चरण का रण कल होगा, और आज हमने आपको बताया कि जिन जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं उन सीटों की क्या वर्तमान स्थिति है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।